Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 26 January 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. So before you proceed, students आप सबको पता है आज 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे. So from SPMIS Academy behalf I wish you all a very happy Republic Day. और इसके साथ ही एक और अनाउंसमेंट है कि आज का दिन यानी कि वेंसडे हॉलीडे सेशन है ऑन फॉर असम ट्रिब्यून एंड मैनी अदर न्यूज़पेपर्स. सो कल ये न्यूज़पेपर्स पब्लिश नहीं होंगे. सो इसी कारण से कल हम लोग न्यूज़पेपर एनालिसिस भी लेकर के नहीं आएंगे. अब जहाँ तक द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का सवाल है, ये लोग कहते तो हैं कि हम लोग कल छापेंगे नहीं न्यूज़पेपर, लेकिन फिर भी ये लोग एक आधा एडिशन जैसे दिल्ली एडिशन वगैरह सॉफ्ट कॉपी में तो निकाल ही देते हैं. तो अगर उसमें से कोई इंपॉर्टेंट कुछ आर्टिकल रह भी जाता है, कल मैं उनको देखूंगा दिल्ली एडिशन वाले, और कुछ अगर इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी तो मैं परसों के न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर कर लूँगा. सो नो नीड टू वरी. द पॉइंट इज़ कि देयर विल बी नो न्यूज़पेपर एनालिसिस टुमारो, क्योंकि असम ट्रिब्यून नहीं आ रहा है और इंडियन एक्सप्रेस ने भी कहा है कि इट विल नॉट बी प्रिंटेड टुमारो. अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट आता है तो दैट विल बी कवर्ड इन द फ्राइडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस. चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं. दिस इज द लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स दैट वी विल बी कवरिंग फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर. एंड द फर्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम एडिटोरियल सेगमेंट इंडियाज बायलैटरल ट्रेड विद चाइना. एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर फॉर इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. सो सबसे पहले करंट कॉन्टेक्स्ट समझते हैं. तो देखिए, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने, चाइना की जो एजेंसी है चाइना एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स, ये वहाँ की गवर्नमेंट एजेंसी है, इसने डाटा रिलीज़ किया है जिसके हिसाब से उनका ट्रेड विथ इंडिया यानी कि चाइनाज ट्रेड विथ इंडिया हैज़ ग्रोन अप बाई 44% इन द ईयर 2021. तो 2020 की तुलना में 2021 में ओवरऑल इंडिया और चाइना के बीच का ट्रेड 44% राइज कर गया है. देखिए, ये कैलेंडर ईयर की बात हो रही है, यानी कि जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक में 44% तक का ट्रेड इंक्रीज हुआ एज़ कम्पेयर टू द ट्रेड दैट वाज इन द ईयर 2020. ऑफ कोर्स 2020 में बिकॉज ऑफ पैंडेमिक ट्रेड काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड था. अब बिकॉज ऑफ द बेस इफेक्ट ऑल्सो इतना ज़्यादा राइज दिख रहा है. अगर इंपोर्ट की बात की जाए तो इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ा है चाइना से इंडिया के तरफ, 46% तक इंपोर्ट बढ़ा है, जबकि एक्सपोर्ट भी हमारा बढ़ा है. इंडिया ने लगभग 35% अपना एक्सपोर्ट बढ़ाया है. तो देखिए, अगर आप ओवरऑल ट्रेड की बात करें तो ईयर ऑन ईयर ट्रेड लगभग $92 बिलियन का ट्रेड था दोनों देशों के बीच में 2019 में. वो घटकर के $87 बिलियन हुआ 2020 में, और 2021 में बढ़कर के वो लगभग $125 बिलियन हो गया. सो दैट वाज ए काइंड ऑफ अबाउट 44% इंक्रीज़. अगर ज़्यादातर चीज़ें जो इंडिया चाइना से इंपोर्ट करता, अगर उनकी बात की जाए तो स्मार्टफोन्स जैसे ओप्पो वगैरह, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, प्लास्टिक एंड मेटल गुड्स, तो बहुत सारा हम लोग क्या करते हैं, रॉ मटेरियल जैसे स्टील या सीमेंट हम बेचते हैं, और वो लोग मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स खासकर ऑटोमोबाइल्स मशीनरीज वो हमारे देश में एक्सपोर्ट करते हैं, जिस कारण से उनको पॉजिटिव ट्रेड रिलेशन है चाइना का इंडिया के साथ. और उसके साथ ही दे ऑल्सो एक्सपोर्ट लार्ज अमाउंट में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स API. तो API का एक काफ़ी लार्ज सेगमेंट है एज फार एज चाइनाज एक्सपोर्ट टू इंडिया इज़ कंसर्न्ड. तो API क्या होता है इसको मैं अगले स्लाइड में आपको समझाऊंगा. लेकिन ओवरऑल अगर आप देखिए तो लगभग हमारा और चाइना के बीच में $126 बिलियन का ट्रेड है. उसमें से $98 बिलियन चाइना हमारे देश में उसका सामान बेचता है, और हम चाइना में बस लगभग $28 बिलियन का ही सामान बेच पाते हैं. तो ओवरऑल इंडिया का ट्रेड डेफिसिट विद चाइना इज समवेयर क्लोज टू $70 बिलियन विच इज़ वेरी लार्ज नंबर. तो हर साल लगभग ऑन एन एवरेज हम लोग $70 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व चाइना को गवा देते हैं एज फार एज आवर ट्रेड रिलेशन विद चाइना इज कंसर्न. ट्रेड डेफिसिट का मतलब ही होता है इट इज़ डिफरेंस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन ट्रेड विथ अ पर्टिकुलर कंट्री. तो हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस लगभग $70 बिलियन का है विथ चाइना. जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो होते हैं एक मेजर कंपोनेंट होते हैं एज फार एज ओवरऑल एक्सपोर्ट बास्केट ऑफ चाइना टुवर्ड्स इंडिया इज़ कंसर्न्ड. तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं ज़रा देखते हैं. देखिए,
एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स आर द क्रूशियल एलिमेंट्स इन ड्रग प्रोडक्शन। तो जो भी दवाइयाँ हमारे यहाँ बनती हैं, आपको एक बात पता होगी, कुछ दिनों पहले भी मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को एड्रेस करते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि इंडिया इज़ थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, इनफैक्ट इंडिया इज़ नोन एज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारे यहाँ पे जेनेरिक ड्रग्स बहुत ज़्यादा बनते हैं। जेनेरिक ड्रग्स मतलब जो पेटेंटेड नहीं है, जो ब्रांडेड नहीं है, वैसे ड्रग्स बहुत ज़्यादा बनते हैं। और हम लोग कई सारे जो पुअर कंट्रीज़ हैं जैसे अफ्रीका या लैटिन अमेरिका में जेनेरिक ड्रग्स को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं इन लार्ज नंबर, एंड दैट इज़ वाई इंडिया इज़ ऑल्सो नोन एज फार्मेसी ऑफ पुअर वर्ल्ड। लेकिन ये जो हम जो लोग जेनेरिक ड्रग्स बनाते हैं उसमें बहुत सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम लोग चाइना से मंगाते हैं। तो कोई भी ड्रग्स बनाने के लिए दो ही पार्ट चाहिए होते हैं, एक होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और एक होता है एक्सीपिएंट। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट वो चीज़ होती है जो किसी भी दवाई को उसका इफ़ेक्ट, थ्योरेपेटिक इफ़ेक्ट देती है। जैसे सैरिडोन का थ्योरेपेटिक इफ़ेक्ट होगा कि वो आपका हेडेक कम करता है। तो किसी भी दवाई का जो थ्योरेपेटिक इफ़ेक्ट होता है, जो मेन कंपोनेंट होता है, उसको हम लोग कहते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। और आप जब ये दवाई ले रहे होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा जो दवाई है ये पूरा का पूरा एपीआई से बना हुआ है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, ऐसा नहीं है। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बहुत ट्रेसेस में होते हैं, कम नंबर्स में होते हैं, जबकि उनको मिक्स किया जाता है विथ एक्सीपिएंट्स। कैसे आपको अगर मान लीजिए आप पानी के अंदर शुगर को घोलते हैं तो शुगर तो बहुत कम होता है, लेकिन पानी जो होता है मेन सॉल्वेंट होता है। वैसे ही इस दवाई को बनाने के लिए भी ये जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत कम होते हैं, उनको डिज़ोल्व किया जाता है या मिक्स किया जाता है विद दीज एक्सीपिएंट्स। तो ये जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी कि जो मेन थ्योरेपेटिक इफ़ेक्ट देते हैं किसी भी दवाई को, वो हमारे देश में ज़्यादातर नहीं बनते हैं, वो हम लोग इंपोर्ट करते हैं। एंड इंडिया imports about 80% of its active pharmaceutical ingredients from China, and that makes a major chunk of India's import from China. अब जरा इस आर्टिकल में और कुछ बातचीत की गई है कि चाइना को लेकर के हमारे देश के अंदर चाइना के साथ ट्रेड बैन करने की बात चल रही थी सिंस 2020। जब गलवान वैली इंसिडेंट हुए चाइना और इंडिया के बीच में, व्हेन 20 इंडियन सोल्जर्स वर मर्टायर्ड इन गलवान वैली इन 2020, मई 2020 में, उसके बाद से इंडिया के अंदर डिमांड रेज हो रहे थे टू बैन चाइनीज़ प्रोडक्ट्स इन इंडिया। उसके बाद से उम्मीद की जा रही थी कि इंडिया का ट्रेड चाइना के साथ घटेगा, लेकिन समथिंग अपोजिट इज़ बीइंग विटनेस्ड। द ट्रेड विथ चाइना ऑफ इंडिया हैज़ इंक्रीज रादर दैन डिक्रीजिंग। तो इस आर्टिकल में यही बताने की कोशिश की गई है कि अगर हम लोग चाइना के साथ अपने ट्रेड को कम करने की कोशिश करें तो इंडियन इकोनॉमी के लिए और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। सो द बेटर अप्रोच इज़ नॉट टू एंड आवर ट्रेड विथ चाइना बट टू हैव अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। तो देखते हैं क्या इस आर्टिकल में बताया गया है। वाई बैन ऑन चाइनीज़ प्रोडक्ट्स या ट्रेड विथ लिमिटिंग ट्रेड विथ चाइना इज़ नॉट अ गुड आइडिया फॉर इंडियन इकोनॉमी। सबसे पहले तो इस आर्टिकल में बताया गया कि अगर हम चाइना के साथ अपना ट्रेड कम कर लेते हैं तो ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट और भी ज़्यादा वाइडन हो जाएगा हमारे लिए, यानी कि और भी ज़्यादा हम डेफिसिट में चले जाएंगे एज फार एज ओवरऑल ट्रेड इज़ कंसर्न। तो देखिए, ट्रेड डेफिसिट विद चाइना तो ऑलरेडी है हमारा $70 बिलियन का, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या चीज़ होता है? इट इज़ ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल पेमेंट्स ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बिटवीन अ पर्टिकुलर कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो मुद्दा ये है कि अगर हमने चाइना से सामान नहीं खरीदा तो किसी ना किसी और देश से तो खरीदेंगे, जैसे उसके कॉम्पिटिटर्स हैं जापान या साउथ कोरिया, तो वहाँ से चीज़ें खरीदेंगे। लेकिन चाइनीज़ प्रोडक्ट्स सस्ते होते हैं विथ अ लॉट ऑफ एफिशिएंसी, तो उसी एफिशिएंसी के प्रोडक्ट्स अगर हम जापान या साउथ कोरिया से खरीदते हैं तो वो थोड़ा महंगे होंगे। सो दैट इज़ वाई ओवरऑल इंडिया को ज़्यादा पैसा खर्च करना होगा। सो वी विल हैव टू स्पेंड मोर ऑन आवर इम्पोर्ट्स एंड दिस इज़ हाउ ओवरऑल बीओपी क्राइसिस या ओवरऑल आप कह सकते हैं बीओपी डेफिसिट इंडिया के ऊपर बढ़ जाएगा। भाई, हमारा उद्देश्य सिर्फ चाइना को नुकसान पहुंचाना नहीं हो सकता ना, कि चाइना के साथ ट्रेड नहीं करेंगे कि चाइना को नुकसान हो। हमारा उद्देश्य तो ये होना चाहिए ना कि इंडियन इकोनॉमी को फ़ायदा हो। तो अगर हम चाइना के साथ ट्रेड को बंद करते हैं तो उससे इंडियन इकोनॉमी को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ें चाइना में सस्ते दामों पर प्रोवाइड करता है वो अल्टरनेटिव अगर हम कोरिया से या फिर जापान से लेकर के आएँ तो वो महंगा पड़ेगा। उसके अलावा पुअर या मिडिल क्लास विल बी अफेक्टेड, क्योंकि चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं दे आर रिलेटिवली चीप। फॉर एग्जांपल ओप्पो का या रियलमी का फ़ोन है, ये काफ़ी सस्ता है। अगर यही ऑल्टरनेटिव अगर आप जापान में ढूंढने जाए सैमसंग में तो वो थोड़ा महंगा हो जाता है इन सेम फीचर्स।
जो हमारे यहाँ पे मिडिल क्लास या लोअर क्लास अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, सो दैट विल हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन लाइफ स्टाइल ऑफ पुअर एंड मिडिल क्लास पीपल इन इंडिया। ओवरऑल डिजिटल कनेक्टिविटी या वर्क फ्रॉम होम का जो आजकल रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है, उन सब चीज़ों में निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडिया विल बी निगेटिवली इम्पैक्टेड, क्योंकि कई सारे ऐसे इंटरमीडिएट गुड्स हैं या फिर आप कह सकते हैं कैपिटल गुड्स हैं जो हम लोग चाइना से ख़रीदते हैं, जो काफ़ी सस्ता पड़ता है। इलेक्ट्रिकल आइटम्स, उसके अलावा आप बहुत सारे जो मशीनरीज होते हैं वो हम लोग चाइना से लाते हैं, जो इंडिया के लिए काफ़ी सस्ता पड़ता है। अगर वही हम लोग ट्रेड, हमारी सरकार फैसला करे कि हम ट्रेड को बैन कर देंगे, तो हमारे यहाँ की जो माइक्रो स्मॉल या मीडियम इंटरप्राइजेस की कंपनियां हैं, इनको ये कैपिटल गुड्स या फिर इंटरमीडिएट गुड्स किसी दूसरे देश से ख़रीदना होगा, जो उनके लिए काफ़ी महंगा होगा, और इस तरीके से उनकी ओवरऑल कॉम्पिटिटिवनेस ख़त्म हो जाएगी और उनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो सकता है। हम लोग बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी इंपोर्ट करते हैं चाइना से। तो आप सोचिए, अगर फर्टिलाइज़र को हमने चाइना से इंपोर्ट करना बैन कर दिया, किसी दूसरे देश से लेने लगे, तो फर्टिलाइज़र महंगा हो जाएगा, तो ओवरऑल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे और फार्मर्स के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर, ये सब चीज़ें हम लोग इंपोर्ट करते हैं। सो अगर इन सब को अगर हमने बैन कर दिया तो इट विल बी काइंड ऑफ काउंटर प्रोडक्टिव फॉर इंडियन इकोनॉमी। और उसके अलावा अगर हमारा एक दूसरा उद्देश्य ये भी है कि चाइनीज़ इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाना है बाय बैनिंग ट्रेड विद चाइना, तो वो भी कुछ खास वो गोल अचीव हो नहीं पाएगा, क्योंकि अगर आप ओवरऑल चाइना का एक्सपोर्ट देखें तो चाइना का जो ओवरऑल एक्सपोर्ट है उसका बस 3% एक्सपोर्ट वो इंडिया को करता है, क्योंकि चाइना इज़ ए लार्ज इकोनॉमी ऑफ कोर्स। तो वट एवर इट एक्सपोर्ट्स, उसका 3% एक्सपोर्ट ही बस वो इंडिया को करता है। तो अगर इंडिया बहुत ज़्यादा ट्रेड बैन लगाता भी है चाइना के अगेंस्ट, तो चाइना के इकोनॉमिक हेल्थ पे कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इंडिया अगर ये ट्रेड लिमिटेशंस लगाता है तो इंडियन इकोनॉमी पे असर पड़ेगा, बिकॉज इंडियाज ट्रेड विद चाइना इज अबाउट 10% ऑफ ओवरऑल इंडियाज ट्रेड वॉल्यूम. So even if India goes for a kind of trade ban with China, it will have more impact on economic health of India and less on Chinese economy. और उसके अलावा अगर हम इस तरीके का आर्बिट्ररी बैन लगाते हैं, ये आर्टिकल कहता है कि इस तरीके का आर्बिट्ररी बैन हम चाइना पे लगाते हैं, तो इंडियन इकोनॉमी या इंडियन पॉलिसी मेकर्स की ओवरऑल इमेज ख़राब होगी कि इंडिया इज़ अ काइंड ऑफ आर्बिट्ररी कंट्री विच डज़ नॉट हैव एनी प्रॉपर और वेल डिफाइंड इकोनॉमिक पॉलिसीज़, और इस कारण से हमारे ओवरऑल ट्रेड पे निगेटिव असर पड़ सकता है. तो कोई भी अनड्यू इस तरह के ट्रेड बैन की ज़रूरत है नहीं. तो क्या कर सकते हैं फिर? क्या इसी तरीके का डिफिसिट खाते रहें हम लोग चाइना से, हर साल $70 बिलियन देते रहें? इस आर्टिकल में बोला गया कि नहीं, इसके भी सॉल्यूशन है. शॉर्ट टर्म में बिल्कुल देखिए कोई हार्ड एंड फास्ट अप्रोच तो हो नहीं सकता, लेकिन हाँ, हमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी होगी, 20-25 साल की पॉलिसी बनानी होगी. हमें कैटेगराइज करना होगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट जो हैं वो चाइना से आ रहे हैं हमारे यहाँ पे, और उनका हमें इंडियन सॉल्यूशन ढूंढना होगा. इंडियन प्रोडक्ट्स को धीरे धीरे उन फील्ड में डेवलप करना होगा, दैट टू एट ए चीपर कॉस्ट विद द सेम स्पेसिफिकेशन. ऐसा तो नहीं है ना कि चाइना से चीज़ों को बैन करके हम अपने यहाँ के लोगों को फोर्स कर सकते हैं वही चीज़ महंगे दामों पर खरीदने के लिए, दैट टू ऑफ पुअर क्वालिटी. सो चाइनीज़ प्रोडक्ट को रिप्लेस करने के लिए इंडियन कंपनियों को हमें सपोर्ट करना होगा, और सिस्टमेटिक तरीके से विथ अ काइंड ऑफ विजन ऑफ अबाउट 15-20 ईयर्स हमें धीरे धीरे चाइनीज़ प्रोडक्ट को रिप्लेस करने होंगे रादर दैन गोइंग फॉर डायरेक्ट ट्रेड बैन. द नेक्स्ट आर्टिकल टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट इज अबाउट impact of military junta rule in Myanmar on India. This topic is important from our syllabus paper for internal security point of view. तो देखिए, आपको पता होगा, मैंने भी न्यूज़पेपर एनालिसिस में कई दफ़ा बताया है कि म्यांमार के अंदर तो वैसे कई सालों से मिलिट्री जनता का रूल, यानी कि एक तरीके वहाँ की मिलिट्री रूल को मिलिट्री जनता रूल कहते हैं म्यांमार के, राइट. तो मिलिट्री जनता का रूल रहा, लेकिन 2015 में वहाँ पे कई सालों बाद, लगभग 70 सालों बाद डेमोक्रेसी रिटर्न हुई, और वहाँ की जो लीडर हैं आन सान सू की, उनकी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने सरकार बनाई. तो 2015 से लेकर के 2020 तक वहाँ पे डेमोक्रेसी रही, लेकिन 2020 में जब इलेक्शंस हुए तो फिर से आन सान सूकी की पार्टी को मेजॉरिटी मिला और वो सरकार उन्होंने बना भी लिया. दो सी हरसेल्फ डिड नॉट बिकेम प्रेसिडेंट आइदर ऑफ द टू टर्म्स. लेकिन फिर हुआ क्या कि जनवरी 2021 में मिलिट्री जनता ने वापस से वहाँ की सरकार को, जो सिविलियन गवर्नमेंट, उसको हटा दिया और पावर अपने हाथ में ले लिया बाय क्लेमिंग कि ये जो इलेक्शंस हुए थे 2020 में, उसमें कुछ रिगिंग हुई थी, कुछ बेईमानी हुई थी, एंड दैट इज़ वाई दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शंस ऑफ 2020. तो मुद्दा ये है कि 70 सालों के ऑटोक्रेटिक या मिलिट्री रूल के बाद 5 सालों के लिए डेमोक्रेसी आई, और वापस से वो डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई. 2021 जनवरी में आन सान सूकी को जेल भेज दिया गया, उनके ऊपर कई सारे एलिगेशंस लगा दिए गए हैं.
हाल फिलहाल में उनको 4 साल की सज़ा भी हुई है और भी कई सारे केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं। तो वहाँ पे मिलिट्री जनता का रूल आ चुका है। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ के आम जनता फॉर डेमोक्रेसी, और वहाँ की मिलिट्री जनता जो है वो लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एट्रोसिटी कर रही है, एक्सप्लॉयटेशन कर रही है, कई सारे लोग मारे भी गए हैं। तो मुद्दा ये है कि म्यांमार जो हमारा पड़ोसी है, ईस्टर्न पड़ोसी है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज गेटवे ऑफ इंडिया टू साउथ ईस्ट एशिया, वहाँ पे पॉलिटिकल टर्मोइल मचा हुआ है, सिविलियन अनरेस्ट है, मिलिट्री जनता का रूल है, और जो कॉमन पीपल हैं दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट मिलिट्री रूल, एंड मैनी ऑफ देम हैव बीन किल्ड ऑल्सो बाय मिलिट्री रूल। अगर आपको डिटेल में समझना है इंडिया म्यांमार रिलेशन और करेंटली किस तरीके से मिलिट्री कू हुआ है, तो यू कैन वॉच आवर न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 3 फरवरी 2021 इकोनॉमी इंटरनेशनल रिलेशन सेगमेंट। अब जरा समझते हैं कि जो मिलिट्री जनता का रूल आया है म्यांमार में, ये है म्यांमार, यहाँ पे जो मिलिट्री जनता का रूल आया है, इससे इंडिया के इंटरेस्ट पे क्या असर पड़ेगा, खासकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, असम जैसे स्टेट्स के इंटरेस्ट पे क्या असर पड़ेगा। तो मिलिट्री जनता का जो रूल है वो हमारे एक्ट ईस्ट पॉलिसी को, भारत सरकार की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है जो 2014 में लाई गई, उसको काफ़ी हद तक निगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। क्योंकि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर जो मेन देश जिनके साथ इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है इंडिया, वो हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ प्लस ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड साउथ कोरिया। अब अगर आप साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को देखें तो दी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आर कनेक्टेड विथ इंडिया वाया म्यांमार ओनली। म्यांमार इटसेल्फ इज़ पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। तो अगर म्यांमार के अंदर इतने सारे टर्बुलेंस हैं तो नेचुरली जो कनेक्टिविटी है इंडिया का विथ अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ वो कहीं ना कहीं हैम्पर होगा, और इससे फिर हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी बहुत हद तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम्स आएंगी, हिंड्रेंसेज आएंगी। एज आई सेड, म्यांमार इज कंसिडर्ड टू बी गेटवे ऑफ इंडिया टू साउथ ईस्ट एशिया, एंड नॉर्थ ईस्ट इज बीइंग डेवलप्ड एज इंडियाज गेटवे और लिंकिंग पिन बिटवीन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो नॉर्थ ईस्ट को डेवलप किया जा रहा था अंडर एक्ट ईस्ट पॉलिसी। अब जब म्यांमार के अंदर इतना टर्बुलेंस है तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी खुद ही खतरे में आ चुका है या फिर उसमें लिमिटेशंस आ चुके हैं, तो नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट भी इससे काफ़ी हद तक हिंडर्ड होगा। इनफैक्ट गुवाहाटी सिटी वाज मेड ए नोडल पॉइंट इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट आई एम सो सॉरी, गुवाहाटी सिटी वाज मेड अ नोडल पॉइंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी। कई सारे बाकी और भी प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे थे नॉर्थ ईस्टर्न सिटीज़ को या स्टेट्स को कनेक्ट करने के लिए विथ साउथ ईस्ट एशिया, जैसे कि IMT इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राईलेटरल हाईवे, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, जिसमें यहाँ हल्दिया जो वेस्ट बंगाल के अंदर एक पोर्ट है, वहाँ से पहले तो ओशन या ये सी कनेक्टिविटी बिल्ड की गई म्यांमार तक, और म्यांमार से फिर कालादान रिवर से होते हुए मिज़ोरम तक ये रिवर कनेक्टिविटी बिल्ड की गई, फिर रोड कनेक्टिविटी बिल्ड की जा रही है। तो ये सब कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, IMT ट्राईलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट, ऑल ऑफ देम आर पार्ट ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी ओनली, एंड ऑल ऑफ देम हैव म्यांमार एज एन इम्पॉर्टेंट component फॉर डेवलपिंग कनेक्टिविटी विद साउथ ईस्ट एशिया. So with turbulence in Myanmar, such projects will also face hindrances. तो मुद्दा ये है कि ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो काफ़ी हद तक प्रोग्रेस कर रहा था बिकॉज ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चरल कनेक्टिविटी विथ साउथ ईस्ट एशिया, वो अब काफ़ी हद तक लिमिट हो गया है बिकॉज ऑफ मिलिट्री जनता रूल इन म्यांमार फॉर लास्ट 1 ईयर एंड ए काइंड ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल इन म्यांमार फॉर लास्ट 1 ईयर. दूसरे सिक्योरिटी चैलेंजेस भी बढ़ जाएंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, क्योंकि आपको एक बात जाननी चाहिए कि कई सारे जो इंसर्जेंट ग्रुप्स जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक्टिव हैं, जैसे कि NSCN खापलांग या अल्फ़ा ग्रुप, ये लोग इंडिया म्यांमार बॉर्डर में यहीं से ऑपरेट करते हैं और नॉर्थ ईस्ट के अंदर वो लोग इंसर्जेंसी को प्रमोट करते हैं, क्योंकि ये एरिया जो है वो काफ़ी रग्ड टेरेन है. इट हैज़ पोरस बॉर्डर, क्योंकि यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट्स हैं, रिवर्स हैं, हिल्स हैं, और इस कारण से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को इसको पूरी तरह से गार्ड करने में प्रॉब्लम होती है. ITBP इस एरिया को गार्ड करती है, उसको पूरी तरह से गार्ड करने में और पूरी तरह से सील करने में प्रॉब्लम होती है. समहाउ द बॉर्डर रिमेन पोरस, और जिस कारण से ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग ये इंसर्जेंट ग्रुप्स कर पाते हैं इस एरिया से. तो जब तक भारत सरकार के म्यांमार सरकार के साथ अच्छे संबंध थे, जब यहाँ पर डेमोक्रेसी आ गई थी तब अंडर आंग सान सू की, तो भारत सरकार ने म्यांमार सरकार के साथ मिल करके यहाँ पे कई सारे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस भी चलाए थे, जिससे कारण इंसर्जेंट ग्रुप्स जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक्टिव हैं वो वीक हो गए थे. आपने देखा होगा उरी मूवी की स्टार्टिंग ही इस एरिया से हुई थी.
इस एरिया में हमने एक तरीके का सर्जिकल स्ट्राइक किया था जिसको नाम दिया गया था हॉट परसूट, दैट वाज डन इन 2015। तो मुद्दा ये है कि जब तक यहाँ पे डेमोक्रेसी थी तब तक इंसर्जेंट ग्रुप्स काफ़ी वीक हो गए थे, नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंसी भी काफ़ी कम हो गई थी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग या ड्रग ट्रैफिकिंग भी काफ़ी कम हो गई थी। लेकिन विथ rise of military junta rule, again a kind of discord has been developed between India and military junta rule of Myanmar, क्योंकि India is supporter of democracy, so somehow it is not going well with the military junta rule of Myanmar. India wants the democratic rule under Aung San Suu Kyi to return in Myanmar. तो इस कारण से हो सकता है कि वापस से ये जो मिलिट्री जनता की सरकार है यहाँ पे इंसर्जेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करना शुरू कर दे और यहाँ से फिर नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंसी बढ़ जाए। और इसी से रिलेटेड एक करंट आर्टिकल है, आर्टिकल कहता है इंगेज विथ म्यांमार, जिसमें ये सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं अरुण साहनी और जयदीप सैकिया, ये कह रहे हैं कि देयर हैज़ बीन अ रिपोर्ट दैट मिलिट्री रूल ऑफ म्यांमार हैज़ साइंड अ काइंड ऑफ सीक्रेट अग्रीमेंट विथ इंडियाज़ इंसर्जेंट ग्रुप्स लाइक अल्फ़ा NSCN-K। तो वहाँ की मिलिट्री जनता ने, म्यांमार की मिलिट्री जनता ने यहाँ हमारे देश के इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ एक सीक्रेट एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें उन्होंने एक बात कही है कि वो लोग इंसर्जेंट ग्रुप्स को यहाँ ऑपरेट करने देंगे बशर्ते कि ये इंसर्जेंट ग्रुप म्यांमार के अंदर जो मिलिट्री जनता के खिलाफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको चुप कराए, उनके खिलाफ वायलेंस करे, ताकि ये जो मिलिट्री जनता के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है वो कम हो जाए। तो अगर ये सीक्रेट रिपोर्ट जो अभी आई है सामने, ये जो सीक्रेट एग्रीमेंट से रिलेटेड जो रिपोर्ट अभी सामने आई है, अगर ये सही है तो इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंसी बढ़ सकती है। और इसी कारण से इस आर्टिकल में ये दोनों सिक्योरिटी एक्सपर्ट कहते हैं कि इंडिया शुड नॉट बी वेरी मच आइडियलिस्टिक एज फार एज डेमोक्रेसी इज़ कंसर्न। इंडिया को अपने नेशनल इंटरेस्ट को ज़्यादा ध्यान रखते हुए जो भी सरकार है म्यांमार के अंदर, जैसे भी वहाँ की मिलिट्री रूल है वहाँ पे, उसी के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए रादर दैन असर्टिंग टू मच फॉर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। और वहाँ की सरकार के साथ अच्छे संबंध बना करके हमें कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ की सरकार को हम कन्विंस करें कि वो इंसर्जेंट ग्रुप्स को सपोर्ट ना करें हु कैन प्रमोट इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from economics segment. It is about norms of contingency fund that has been changed and this topic is important from our syllabus paper for Indian economy point of view. तो देखिए, भारत सरकार का पैसा 3 अलग अलग फंड्स में रहता है। पहला है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्रिएटेड अंडर आर्टिकल 266, दूसरा है कंटिजेंसी फंड क्रिएटेड अंडर आर्टिकल 267 एंड पब्लिक अकाउंट्स क्रिएटेड अंडर आर्टिकल 266। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर पैसा निकालना है तो भारत सरकार को उसके लिए एक फाइनेंस बिल लाना होता है और उस बिल को पास कराना होता है। मतलब पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज रिक्वायर्ड टू विड्रॉ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अदरवाइज इन दोनों फंड से पैसा निकालने के लिए कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए होता। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में वो तमाम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स का पैसा रखा जाता है, या भारत सरकार ने कोई लोन लिया हो किसी दूसरे सरकार से या इंटरनेशनल एजेंसी से, वर्ल्ड बैंक वगैरह से, तो वो कंसोलिडेटेड फंड में रखा जाता है। भारत सरकार के सारे खर्चे कंसोलिडेटेड फंड से ही निकाल करके किए जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इससे पैसा अगर निकालना है तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत होती है। वहीं अगर कंटिजेंसी फंड की बात की जाए तो इसमें जो पैसा रखा रहता है उसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर सम अनफॉर्सीन एक्सपेंडिचर, अनएक्सपेक्टेड, जैसे कि अभी कोरोना का टाइम आ गया, पैंडेमिक में अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर जब सामने आते हैं तो उसका इस्तेमाल किया जाता है कंटिजेंसी फंड का। उसके अलावा जो पब्लिक अकाउंट्स होता है इसमें बाकी तमाम भारत सरकार का पैसा पब्लिक अकाउंट्स में रखा जाता है, जैसे बैंक सेविंग्स ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट, या स्मॉल सेविंग स्कीम्स के जो पैसे होते हैं, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड, प्रोविडेंट फंड, ETC। और इसमें पब्लिक अकाउंट्स का भी पैसा जो है इसको निकालने के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है। इट इज़ ऑपरेटेड थ्रू एग्जीक्यूटिव एक्शन, मतलब भारत सरकार के ऑर्डर से ही ये काम पैसा निकाला जा सकता है। अब करंट न्यूज जो है वो है रिलेटेड विथ दिस कंटिजेंसी फंड क्रिएटेड अंडर आर्टिकल 267। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंटिजेंसी फंड इज़ क्रिएटेड फॉर अनफॉर्सीन इवेंट्स या डिजास्टर। पार्लियामेंट अप्रूवल पैसा निकालने वक्त नहीं चाहिए होता है, तो आप जब पैसा निकाल रहे हो तो उस वक्त पार्लियामेंट अप्रूवल नहीं चाहिए होता है, लेकिन बाद में एक बार आपने कंटिजेंसी फंड से पैसा निकाल लिया तो आपको फिर कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकाल करके कंटिजेंसी फंड में डाल करके उसको मेकअप करना होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने इसमें से 100 करोड़ निकाले,
तो फिर आपको कंसोलिडेटेड फंड से 100 करोड़ निकाल करके कंटिजेंसी फंड में भरना होता है। तो जब आप कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकाल रहे होते हैं कंटिजेंसी फंड में मेकअप करने के लिए, उसके लिए फिर पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत होती है। तो मुद्दा ये है कि पार्लियामेंट अप्रूवल इज़ नॉट नीडेड वंस द मनी हैज़ टू बी विड्रॉन, बट सब्सिक्वेंटली द मनी व्हेन इट हैज़ टू बी रिफिल्ड, at that time it is done from consolidated fund of India, and in that case parliamentary approval is needed. So parliament approval is needed in subsequent refilling from consolidated fund of India. अब जरा बात समझते हैं करंट न्यूज़ की। देखिए, ये जो कंटिजेंसी फंड है इट इज़ ऑपरेटेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कंटिजेंसी फंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे मैनेज किया जाता है, लेकिन इट इज़ ओवरऑल अंडर कंट्रोल ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी, जो सीनियर आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट है, उसके जो सेक्रेटरी होते हैं वही ये फंड को मैनेज करते हैं, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया को। हाल फिलहाल में इसको लेकर के पिछले साल जो बजट रखा गया था उसमें कंटिजेंसी फंड को लेकर के कुछ चेंजेस किए गए थे। 2021 के बजट में कंटिजेंसी फंड का जो अमाउंट है वो 500 करोड़ से बढ़ा करके 30,000 करोड़ कर दिया गया था, क्योंकि जब पिछले बार कोविड आया तो उसके बाद भारत सरकार को ये बात पता चल गई कि कंटिजेंसी में ज़्यादा पैसों की भी एकाएक से ज़रूरत पड़ सकती है, अकस्मात पैसों की बहुत ज़्यादा भी ज़रूरत पड़ सकती है, और 500 करोड़ काफ़ी नहीं है। और इसी कारण से भारत सरकार ने फैसला लिया कि कंटिजेंसी फंड में अब 500 करोड़ नहीं 30,000 करोड़ रुपये होंगे टू मीट अनफॉर्सीन एक्सपेंडिचर्स लाइक पैंडेमिक। और इसके लिए कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950 को अमेंड किया गया थ्रू अ फाइनेंस बिल। अब कंटिजेंसी फंड हाल फिलहाल में फिर से न्यूज़ में क्यों है वो भी ज़रा देखते हैं। भारत सरकार ने इसमें चेंज करा है अभी हाल फिलहाल में। उन्होंने कहा है कि कंटिजेंसी फंड में जो 30,000 करोड़ हैं उसमें से 40% विल बी केप्ट अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, जबकि रिमेनिंग 60% विल बी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो एक बार फिर से समझिए, फिर मैं इस न्यूज़ पे आता हूँ। पहले समझिए कि फाइनेंस मिनिस्ट्री, एक बात तो आपको पता है कि किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर 6 डिपार्टमेंट्स हैं। अब न्यूज़ ये है कि ये जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है इसके अंदर 60% पैसा रहेगा, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंदर 40% पैसा रहेगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से आराम से पैसे खर्च किए जा सकते हैं, यही सारा एक्सपेंडिचर मैनेज करता है। तो पहले पूरा का पूरा 100% पैसा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंतर्गत होता था। जैसे अर्लियर इट वॉज ऑपरेटेड बाय सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, नाउ 40% ऑफ मनी विल बी केप्ट अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो ये जो 6 डिपार्टमेंट्स हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इसका काम होता है मेनली बजट प्रिपेयर करना। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स ये अलग अलग एक्सपेंडिचर्स का ध्यान रखता है, ऐसे लोगों सरकारी एम्प्लॉयज़ की सैलरी या स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, इसका काम होता है रेवेन्यू का हिसाब किताब रखना, जीएसटी से या डायरेक्ट टैक्सेज या इनडायरेक्ट टैक्सेस से जो रेवेन्यू आया। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ये अलग अलग तरह के फाइनेंशियल सर्विसेज चलाता है, जैसे कि पेंशन सर्विसेज वगैरह ये सब चलाता है। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एसेट मैनेजमेंट डीपम, इसका काम होता है पीएसयूज़ के डिसइन्वेस्टमेंट को देखना। और डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, ये बाकी तमाम पीएसयूज़ के एक्टिविटीज़ को मैनेज करता है, जो भारत सरकार की कंपनियां उसको मैनेज करता है, वो है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। इसको पिछले साल 2021 में ही इसको एक नई डिपार्टमेंट की तरह ऐड किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत। अदरवाइज उसके पहले बस 5 ही डिपार्टमेंट्स हुआ करते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया, करंट न्यूज़ बस ये है कि पहले पूरा का पूरा जो कंटिजेंसी फंड का पैसा था 100% वॉज मैनेज्ड बाय द सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। लेकिन नाउ 60% विल बी अंडर द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, रिमेनिंग 40% विल बी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। इस टॉपिक के बेसिस पे ये यूपीएससी प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। ये क्वेश्चन 2015 यूपीएससी प्रीलिम्स से पूछा था, इसको आप अटेम्प्ट कीजिए एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from Science and Technology segment. It is about blockchain technology and this topic is important from our syllabus paper for Science and Technology point of view. सबसे पहले करंट न्यूज़ देखते हैं। तो देखिए, हाल फिलहाल में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 29 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड दिया, अलग अलग फील्ड्स में, फॉर देयर एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन या अचीवमेंट, फॉर एग्जांपल इनोवेशन के लिए, सोशल सर्विस के लिए। अब ये 29 बच्चों का नाम तो हम याद नहीं कर सकते, इतना आप समझिए कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हर साल दिया जाता है बच्चों को अलग अलग फील्ड में कंट्रीब्यूशन के लिए। इसमें 1 लाख रुपए का कैश प्राइज़ भी दिया जाता है। इस साल मैं ये टॉपिक क्यों कवर कर रहा हूँ, क्योंकि इस साल जो ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है, इसको दिया गया इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट। तो ऑनलाइन सर्टिफिकेट के तौर पे इनको दिया गया है, और इस डिजिटल सर्टिफिकेट
को दिया गया है टू दीज चिल्ड्रेन विथ हेल्प ऑफ अ ब्लॉक चेन ड्रिवन टेक्नोलॉजी दैट वाज डेवलप्ड बाय आईआईटी कानपुर। तो ये आर्टिकल मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ ताकि मैं आपको ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी के बारे में समझा सकूँ। तो देखिए, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी एक डिसेंट्रलाइज तरीका है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का, जिस कारण से इसको चेंज करना, हैक करना या चीट कर पाना या चेंज कर पाना डिफ़िकल्ट है। अब समझिए इस एग्जांपल को। अगर कोई मान लीजिए एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर है जहाँ पे सारा डाटा रखा जाता है, जैसे मान लीजिए कि आपका कॉलेज का एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर है जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स का, जितने भी आपके सीनियर हैं जूनियर्स, उनका स्कोर या मार्कशीट या फिर उनके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर किए जाते हैं। तो उसको अगर किसी ने हैक कर लिया तो वो पूरी तरह से चेंज कर सकता है, डिलीट कर सकता है, राइट। तो सेंट्रलाइज्ड फॉर्मेट में कभी भी क्लाउड सिस्टम में किसी भी सेंट्रलाइज्ड फॉर्मेट में डाटा रखना, डिजिटल डाटा रखना, वो खतरनाक हो सकता है। हैकिंग के कारण वो चेंज भी हो सकते हैं। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसके लिए एक दूसरा, किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए एक डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच सजेस्ट करता है, डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच हमें प्रोवाइड करता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। उसमें कैसा होता है कि जब भी कोई डाटा स्टोर करना होगा तो उसके लिए इंफॉर्मेशन जो है 3 अलग अलग सिस्टम्स पे जाएंगे डिसेंट्रलाइज तरीके से। जैसे आपने कुछ इनपुट डाला, जैसे मान लीजिए आप एक्सेल पे काम कर रहे हैं, तो 4 लोगों का एक्सेल फाइल जो होगा या 4 लोगों का सिस्टम आपके फाइल से कनेक्टेड होगा। जब आप कोई इनपुट डालेंगे x = 30, तो जब तक बाकी के 3 लोग जो हैं वो x = 30 अप्रूव नहीं करेंगे और उनके सिस्टम में x = 30 स्टोर नहीं होगा, तब तक यहाँ पे आपके सिस्टम में x = 30 अप्रूव नहीं होगा या ये डाटा वो नहीं लेगा। तो मुद्दा ये है कि डाटा को सेंट्रलाइज तरीके से स्टोर ना करके डिसेंट्रलाइज तरीके से स्टोर करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसमें पीयर टू पीयर अप्रूवल होता है। आप डाटा इनपुट करेंगे, 3 लोग उसको अप्रूव करेंगे, तो आपने इनपुट किया, 3 लोग उसको अप्रूव करेंगे, तब जाकर के वो डाटा सिस्टम में स्टोर हो जाएगा 3 अलग अलग डिसेंट्रलाइज तरीके से। और इस तरीके से फिर कैसा होता है कि पूरा का पूरा डिजिटल डाटा जो डिसेंट्रलाइज तरीके से पीयर टू पीयर अप्रूवल से स्टोर होता है, जिस कारण से इसको हैक कर पाना, चेंज कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। So unless it is approved by different users, the data will not be changed. अब नॉर्मली स्टूडेंट्स को लगता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज जस्ट यूज फॉर क्रिप्टो करेंसी, लेकिन इसका इस्तेमाल बाकी तमाम चीज़ों के लिए भी किया जा सकता है। जैसे आप इसी केस में देखिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है बच्चों के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सर्टिफिकेट को स्टोर करने के लिए। तो अलग अलग जगहों पर ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सर्टिफिकेट स्टोर होगा, तो इसका इस्तेमाल अलग अलग फील्ड में किया जाता है। ऐसे पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डाटा में से मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना हो तो अलग अलग जगहों पे 3 लोग अप्रूव कर देंगे कि हाँ ये इंसान सही है, इनकी मैरिज हुई है, वो अलग अलग सिस्टम में वो डाटा अप्रूव स्टोर हो जाएगा और मैरिज सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन में यूज हो सकता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, क्रिप्टो करेंसी में तो होता ही होता है। गवर्नमेंट स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में, यानी कि आपकी आइडेंटिटी को मानने के लिए 3 अलग अलग लोग अप्रूव कर देंगे कि हाँ ये आदमी XYZ है, ये गरीबी रेखा से नीचे है। तो गवर्नमेंट स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में, क्राउड फंडिंग में अलग अलग जगहों पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। इस टॉपिक के बेसिस पे ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में आया हुआ क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। के शेप्ड रिकवरी मीन्स अ रिकवरी विच परफॉर्म्स रिकवरी विच परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इकोनॉमी डाइवर्जेस। तो कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है। रिकवरी विच इज़ वेरी स्लो आफ्टर रिसेशन, उसको हम लोग यू शेप रिकवरी कहेंगे। और इकोनॉमी विच रिबाउंड्स वेरी शार्पली, इसको हम लोग वी शेप रिकवरी कहेंगे। एंड रिसेशन और डिप्रेशन व्हेन एन इकोनॉमी डज नॉट रिटर्न, इसको हम लोग एल शेप रिकवरी कहेंगे, एल शेप इकोनॉमी कहेंगे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेशनल वोटर्स डे, इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 25 जनवरी सिंस इंडिपेंडेंस। ये गलत है। It is being celebrated since 2011 or something, so it is not being celebrated since independence. हाँ, 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे जरूर है, लेकिन इंडिपेंडेंस से हम नहीं बना रहे हैं। इट इज़ फाउंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी 2 ओनली। एंड विच आर द फन स्टेटमेंट्स आर ट्रू? इट हैज़ मेरे वतन के लोगो हैज़ बीन रिटन बाय कवि प्रदीप, बट इट हैज़ नॉट बीन रिटन इन वेक ऑफ इंडो पाक ऑफ वॉर ऑफ 1965. इट हैज़ बीन रिटन इन वेक ऑफ साइनो इंडिया वॉर ऑफ 1962. So the correct answer will be option A 1 only. That's all from our side for today. Thanks for watching.